चले, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज अपन कंपनी लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें एक इंडिपेंडेंट चैप्टर जो है, मैं जैसे अपन ने कल डिस्कस किया था, इंडिपेंडेंट चैप्टर चालू करेंगे, दैट इज डॉर्मेंट कंपनी। इसके बारे में आपने सीएससीटी में एकदम एक पैरा पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, डॉर्मेंट कंपनी के बारे में। पर यहाँ पे आपको 6-7 पन्नों का पूरा चैप्टर ही है। तो यू विल गेट द थिंग्स दैट आपको एग्जीक्यूटिव में पूरा डिटेल पढ़ना है, जो भी पढ़ना है एकदम डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, थोड़ा कंपनी लॉ के बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं कि व्हाट इज कंपनी लॉ या कंपनीज एक्ट। जैसे दिस इज अ बेरर एक्ट। बेरर एक्ट ने जो पार्लियामेंट में पास हुआ था, दिस इज बेरर एक्ट, ठीक है। अब लॉ कैसे बनता है, किसी को आइडिया है क्या? लॉ कैसे बनता है? बोलिए, कैसे बनता है? पहले जो गवर्नमेंट है वो बिल लाती है हाँ। और लोकसभा और राज्यसभा में उसको पास कराना पड़ता है। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है और फिर प्रेसिडेंट जब उसको अनुमति दे असेंट, देते हाँ हैं उसके हाँ। बाद वो फिर एक्शन वेरी होता है। गुड। तो पहले गवर्नमेंट जो है वो बिल लाती है, इट इज कॉल्ड एज बिल। उसको राज्यसभा या लोकसभा में पास किया जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट का असेंट मिलने के बाद इट बिकम्स एक्ट या इट बिकम्स लॉ। लो। फिर आपने ऑर्डिनेंस वगैरह के बारे में पढ़ा है सीएससीटी में, याद है कि आपको प्रेसिडेंट के पावर्स में ऑर्डिनेंस वगैरह आपने पढ़ा हो, ठीक है। चलो, तो अभी हमको जो कंपनीज एक्ट अप्लीकेबल है वो 2013। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई 2013? ये ऐसा 2013 ईयर क्यों आता है? अमेंडमेंट्स हुए थे। लॉ में तो अमेंडमेंट्स हमेशा आते हैं। अच्छा, 2013 के बाद कभी अमेंडमेंट नहीं आए क्या? आए तो फिर अपन अभी 2021, 22, 2025, 26 क्यों नहीं लगाते? 2013 ही क्यों चल रहा? ऑनलाइन वाले भी जवाब दे सकते हैं। अनम्यूट करके ऑनलाइन वाले भी जवाब दे सकते हैं। जैसे 2013 के बाद काफी अमेंडमेंट्स आए, ऐसा नहीं कि एक, तो काफी अमेंडमेंट्स आए, पर फिर भी 2013 के पहले कौन सा था, किसको याद है? 2013 के पहले 1956 था। फिर उसके पहले 1904 था। एंड पहला कंपनीज एक्ट पास हुआ 1850। पहला कंपनीज एक्ट ब्रिटिश लोगों ने पास किया है 1850 में। ठीक, तो ऐसे ईयर आते गए, 1850, 1904, 1956, 2013। तो क्या इन सारे सालों के बीच में कभी कोई अमेंडमेंट नहीं आया क्या? डेफिनेटली आया, तो उनका तो ईयर नहीं लगाते। तो यही ईयर क्यों लगा रहे? अब तो सारे बेसिक क्वेश्चंस का आंसर्स आने चाहिए ना। बोलिए, नहीं गेसेस गलत हुआ तो क्लास के बाहर जाना नहीं पड़ेगा। सर, अगर मतलब 2013 में ज्यादा मेजर चेंजेस आए थे ओके। इसलिए। ओके, ठीक है। और एक जन का कहना है कि 2013 एक्ट में मेजरली चेंजेस आए। सो दैट इज करेक्ट। मेजरली यानी ड्रास्टिकली, मेजरली ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। तो जब भी कोई पर्टिकुलर एक्ट में मेजॉरिटीली चेंजेस आते हैं, ड्रास्टिकली चेंज किया जाता है, तो जिस साल वो एक्ट पास किया जाता है वो ईयर उसके सामने जोड़ा जाता है। तो जैसे पहले 1850 था, फिर उसके बाद 1904 में मेजॉरिटीली चेंजेस आए, तो वो ईयर लगाया गया। फिर 1956 में बहुत मेजर चेंजेस आए, तो वो ईयर लगाया गया। बट 1956 के बाद भी अमेंडमेंट्स आए। बट जब ड्रास्टिकली चेंज होता है तब, एंड फिर उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 आया, तो 2013 एक्ट में बहुत ज़्यादा मेजोरिटी चेंज आए, नए नए फीचर्स लाए गए एज पर द करंट सिनेरियो। तो इसलिए अभी हम बोलते हैं कंपोज एक्ट 2013। इसका मतलब 2013 के बाद कोई अमेंडमेंट नहीं, ऐसा मतलब नहीं होता। 2013 के बाद भी काफ़ी अमेंडमेंट्स आए, और 2020, 21, 22 में तो और ज़्यादा अमेंडमेंट आए। पर मेजोरिटी ड्रास्टिकली जो चेंज आया वो आया 2013 में। पूरा एक्ट ही मेजोरिटीली चेंज हुआ, बहुत सारे उसमें नए फीचर्स एडॉप्ट किए गए। तो इसलिए हम अभी बोलते हैं कंपोज एक्ट 2013। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होंगी, जैसे iOS। अभी iOS कौन सा चल रहा है मेरे को भी याद नहीं। iOS, एक चेक कर लेते ना, उनका टेक्निकली साउंड नहीं है। हम्म, हाँ, iOS 26.1 चालू है। तो 26 के पहले था कुछ तो भी iOS 19 था, उसके पहले iOS 18 था। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम में मेजॉरिटीली चेंज आते हैं, तो उसका नंबर भी बदलता है। फिर थोड़े बहुत चेंजेस आए तो 26.1 आता है, 26.2 आता है, 26.3, ऐसा चलते रहता।
और जब मेजरली चेंज होते हैं तो वो नंबर बदल देते हैं, वो नंबर बदल देते हैं, करेक्ट। तो उसी प्रकार से एक्ट में भी जब ड्रास्टिकली चेंज होते हैं तो वो नंबर, उसका ईयर, जो साल में वो नया मेजोरिटीली चेंज्ड एक्ट पास किया जाता है वो साल उसमें जोड़ा जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013। अब पूरा कंपनीज एक्ट कैसे डिवाइड किया गया? चैप्टर्स में। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन एंड कंपनी एंड कंपनी मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ, ऐसे कितने चैप्टर्स है? देयर आर 29 चैप्टर्स। ऐसे टोटल 29 चैप्टर्स है। तो पूरे कंपनीज एक्ट 2013 को 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। अब अगर हम बहुत पूरा ऐसा लिखते जाएंगे तो, यानी पैरा पैरा लिखते जाएंगे तो गड़बड़ होगा। तो इसलिए उन्होंने उसको नंबरिंग किया और उसको हम बोलते हैं सेक्शन। कि सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन दिया है। सेक्शन 2 में डिफिनेशन दिया है। सेक्शन 3 में हाउ टू फॉर्म द कंपनी, उसके बारे में लिखा है। सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट मेमोरेंडम। सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट आर्टिकल्स। ऐसे टोटल 470 सेक्शंस है। कितने सेक्शंस है? 470। क्या आपको 470 सेक्शन याद करना है क्या? नहीं, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। पर उसमें से जो मेजर मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो हमको याद करना चाहिए। तो सेक्शन सारे याद करना क्या, ये थोड़ा इनवैलिड क्वेश्चन है, बिकॉज सारे सेक्शन याद कर नहीं सकते। पर हमको पता है कि भाई एग्जाम में कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जिसके ऊपर रिकरिंगली क्वेश्चंस आते हैं, वो हिसाब से हम उतने सेक्शन याद हो ही जाते हैं, नहीं रिवाइज करते करते याद हो ही जाते हैं। अगेन हमको पूरा कंपनीज एक्ट हमारे इसमें नहीं है, पूरा 470 सेक्शन हमको नहीं पढ़ना है। उसमें से कुछ पार्ट पार्ट हमारे कोर्स से जो रिलेवेंट है वही पढ़ना है। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके सेक्शंस हमको वैसे ही याद हो जाते रिवाइज करते करते, ठीक। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, इट इज जस्ट अ नंबर। लेकिन इसको पढ़ा कैसा जाता है वो हमको देखना है। कि जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कोई सेक्शन दिखा देता हूँ। हाँ, अब जैसे ये स्टेटमेंट टू बी अनेक्स टू द नोटिस ऑफ द मीटिंग, उसमें दिया सेक्शन 102। ये कौन सा सेक्शन है? 102। अब सेक्शन 102 में आ गया ये सब सेक्शन। वन यानी क्या होता है? सब सेक्शन। एक्चुअली इसको लिखा जाता है सेक्शन 102 1A और 1, ठीक है। अब ये रोमन वाला वन है, ये नॉर्मल अपना इंग्लिश वाला वन है, ठीक है। तो ये रहता है सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। उस तरीके से उसको जो है स्ट्रक्चर किया गया है कि भाई सेक्शन पहले आएगा, उसके बाद आएगा सब सेक्शन। तो सेक्शन के सब सेक्शन में और सब सेक्शन के अंदर जो आ रहा है वो उसको क्या कहलाते हैं? क्लॉज, जो ABCD रहेगा। और उसमें फिर और कुछ मैटर उसके अंदर देना होगा तो रहता है सब क्लॉज, ठीक है ना। तो अपन उसको अगर देखा जाए तो अपन उसको ऐसा लिख सकते हैं कि सेक्शन, उसके आगे सब सेक्शन, उसके आगे क्लॉज और उसके सब क्लॉज, ये ऐसा चलते रहता है, ठीक है। तो जैसे कभी कभी डायरेक्टली लिखा हुआ आपको दिखेगा कि 102 1A 1, अब इसका मतलब ऐसा पढ़ेंगे क्या? नहीं, उसको हम बोलेंगे सेक्शन 102 सब सेक्शन 1 क्लॉज A सब क्लॉज 1। तो आइडेंटिफाई करने को सही जाता है कि भाई कहाँ पे क्या दिया है, कहाँ पे क्या लिखा है, उसको आइडेंटिफाई करने को सही जाता है। तो देखो सबसेक्शन 1 में बोला गया है कि स्टेटमेंट सेटिंग आउट द फॉलोइंग मटेरियल फैक्ट्स कंसर्निंग ईच आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट जनरल मीटिंग शैल बी अनेक्स टू द नोटिस कॉलिंग सच मीटिंग, नेमली क्लॉज, name of the concern or interest financial or otherwise if any in respect of each item of every director, ये दिया सब clause, every director and the manager if any every other key manager personal and relatives of the person mention। फिर ये क्लॉज A हो गया, ये हो गया क्लॉज B। फिर यहाँ पे 2 नंबर आने, ये हो गया सबसेक्शन 2, ठीक है। ये ऐसा चलते रहता है। फिर ये आ गया सबसेक्शन 3 अंडर सच सेक्शन 102, सबसेक्शन 3, जिसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मली लॉ में कोई भी अगर हम एक्ट देखेंगे तो उसमें नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दिए जाते हैं, बिकॉज बहुत सारी टर्मोलॉजीज आती है एक्ट में। तो सेक्शन 2 कंटेंट्स डेफिनेशंस, सेक्शन 2 में जो है दिया जाते डेफिनेशंस, कि जैसे एब्रिश प्रोस्पेक्टस है, अभी हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें देखेंगे। जस्ट मैं अभी आपको क्या रेफरेंस आया उसका, उसके बारे में बात करें, अपन खाली स्ट्रक्चर की बात करें कि भाई कंपनी लॉ का स्ट्रक्चर कैसा दिया है एक्ट में।
तो डेफिनेशंस, तो एवरेज प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया है, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने क्या डिफाइन किया है, अल्टरा ने क्या डिफाइन किया है, ऐसे सारे डेफिनेशन सेक्शन 2 में डाली हुई है। और नॉर्मली जो भी हम एक्ट देखते हैं तो नॉर्मली इट हैपेंस दैट ऑल द डेफिनेशंस गिवन इन सेक्शन 2। नॉर्मली सेक्शन 1 जो है इट कवर्स, इट टॉक्स अबाउट टाइटल एक्सटेंशंस, उसके बारे में कि भाई टाइटल क्या है, लॉ का नाम क्या है, कहाँ कहाँ तक के वो अप्लाई होगा। अब जैसे आर्टिकल 370 रिमूव होने के पहले, जैसे आर्टिकल 370 अभी भी रिमूव हुआ, ठीक है, दो चार पाँच साल पहले, नहीं अभी 2-3 साल पहले रिमूव हुआ, ठीक है, आर्टिकल 370। उसके पहले ऐसा था कि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 अप्लाई होने के चलते उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, एंड दे यूज टू डिसाइड कि भाई भारत देश का कौन सा लॉ उनको अप्लीकेबल होगा। अगर उन्होंने अलाउ किया तो वो लॉ अप्लीकेबल होगा, अगर उन्होंने अलाउ नहीं किया तो भारत देश का वो लॉ अप्लीकेबल ही नहीं होता था उनको। तो एज अ स्टूडेंट हम लोग जब पढ़ते थे तो हमेशा हम लाइन पढ़ते थे कि दिस लॉ अप्लाइज टू इन दिस लॉ अप्लाइज टू इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा वी यूज टू स्टडी, बिकॉज तब आर्टिकल 370 इम्प्लीमेंटेड था। तो हमेशा हम पढ़ते थे दिस लॉ एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो हमको तब समझते ही नहीं था कि ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर क्या है, तो हमारे टीचर ने बताया था ऐसा है, पर आर्टिकल 370 तो अब इतनी अकल नहीं थी। फिर अभी आर्टिकल 370 तो हमारे सामने रिमूव हुआ, तो अभी एवरी लॉ अप्लाइज टू जम्मू एंड कश्मीर। तो उसका जो एक्सटेंशन है लॉ का वो दिया जाता है, कभी कुछ एक्सेप्शन होगा कि भाई ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया को अप्लाई नहीं होता, ऐसा कुछ होगा तो वो एक्सटेंशन में लिखा जाता है। तो सेक्शन 1 में टाइटल एक्सटेंशन ऑफ एक्ट ये सारा सब कुछ दिया जाता है, ठीक। एंड सेक्शन 2 नॉर्मली टॉक्स अबाउट डेफिनेशंस, कि लॉ में जो भी टर्मिनोलॉजीज आ रही है, अब लॉ में इतने सारे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, कंपनी सेक्रेटरी ने क्या, कॉन्ट्रीब्यूटरी ने क्या, कंट्रोलर ने क्या, कॉस्ट अकाउंटेंट ने क्या, कोर्ट ने क्या, ये सारे जो पॉइंट्स आए या ये सारे जो वर्डिंग्स है उसको सबको डिफाइन किया जाता है इन द सेक्शन डेफिनेशन। बिकॉज उसको बार बार हर जगह डिफाइन करने की जगह उन्होंने एक सेक्शन ही बना दिया, उसमें सारी जितने भी लॉ में टर्म आने वाली है उसको वहां पे डिफाइन कर दिया। और अगर आपको रेफरेंस लेना है तो आप सेक्शन 2 में जाओ, वो टर्म ढूंढो, आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा। तो इसलिए सेक्शन 2 में सारे डेफिनेशंस आते विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी सब यहाँ पे नंबर 1 में, मैं जानबूझ के नंबर 1 बोल रहा हूँ, ठीक है, नंबर 1 में जो लिखा है इट इज नॉट रिलेटेड टू नंबर 2, नंबर 2 में जो लिखा है इट इज नॉट रिलेटेड टू नंबर 3, तो दीज आर ऑल कॉल्ड एज क्लॉजेस। इन सबको क्या बोलते हैं, क्लॉजेस, उसको सबसेक्शन नहीं बोलते। बिकॉज सेक्शन और सबसेक्शन जब बोलते तो सबसेक्शन में जो लिखा है इट इज रिलेटेड टू मेन सेक्शन, सबसेक्शन में जो लिखा है इट इज रिलेटेड टू मेन सेक्शन, ठीक है। और सब क्लॉज में जो लिखा है इट इज रिलेटेड टू क्लॉज, पर एक क्लॉज दूसरे क्लॉज से इंडिपेंडेंट रहेगा, एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से इंडिपेंडेंट रहेगा। इसलिए जब भी सेक्शन 2 के सामने कोई नंबर आता है तो हम उसको क्लॉज बोलते हैं, कि सेक्शन 2 क्लॉज 2 सेड दैट, ऐसा हमको बोलना पड़ेगा, इसको अपन सबसेक्शन नहीं बोलते। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो बहुत बार अपन अभी जब पढ़ेंगे कंपनी लॉ, सारे चैप्टर्स जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत बार डेफिनेशंस आएगी, तो उसमें रेफरेंस आएगा सेक्शन 2 और आगे का नंबर आएगा 5, 8, 19, 13 कुछ तो भी, तब तक उसको क्या पढ़ना है, क्लॉज, उसको सबसेक्शन नहीं बोलना। समझे क्या, वाई, बिकॉज दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, वो एक में से रिलेटेड नहीं है। क्लियर है सभी को। तो ये सिर्फ लॉ में ध्यान देना कि जब भी सेक्शन 2 के सामने जो भी नंबर आता है इट इज कंसिडर्ड एज क्लॉज, उसको सबसेक्शन नहीं बोलते। उसको छोड़ के बाकी कोई भी सेक्शन के सामने जो भी नंबर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पहले सबसेक्शन, फिर उसके बाद का क्या रहेगा, क्लॉज, और उसके बाद का क्या रहेगा, सब क्लॉज। ठीक, सब क्लॉज कभी भी रोमन अंक में दिए जाते हैं, 1 2 3 4 जो भी रोमन अंक में दिए जाते हैं, ठीक। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट पूरा जो है वो टोटल 29 चैप्टर्स है, देखो 29 चैप्टर में मिसलिनियस आता है, एंड टोटल इसमें नियर अबाउट 470 सेक्शंस है, 470 सेक्शंस है। अब अपने को 455, बहुत ज़्यादा काम है। 455 किसके बारे में, देखो डॉर्मेंट कंपनी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर डॉर्मेंट कंपनी, जिसमें सेक्शन 455 का रेफरेंस आएगा, ठीक है। डॉर्मेंट कंपनी क्यों चालू कर रहे हैं, एकदम से बोले 11th वाला चैप्टर चालू कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट चैप्टर, इसलिए इसका कोई दूसरे चैप्टर से लिंकेज नहीं है, एकदम टोटल इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इसलिए हम डॉर्मेंट कंपनी चालू कर रहे हैं। और आपने इसके बारे में 2-3 पैरा CSCT में पढ़ के भी आए हो, तो आपको उसका कनेक्टिंग भी हो जाएगा कि बच्चा वो पढ़ा तो और डिटेल में, तो आपको समझ में आएगा कि भाई एग्जीक्यूटिव में कितना पढ़ाई करना है, कितना डिटेल में हमको पढ़ना है।
ठीक, क्लियर। तो कंपनीज एक्ट का स्ट्रक्चर समझ गया सभी को? पक्का? एनी डाउट ऑन दैट? इसमें कुछ डाउट है? ये बेरर एक्ट है, जो एक्चुअल बिल पास किया गया, ये उसके बारे में पूरा है ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, मेरे को कोई ऐसे स्पेशल कॉपी नहीं आई थी, ठीक है। इंटरनेट पे मिल जाएगा, किसको पूरा पढ़ना होगा पहले एक काम करो, एग्जीक्यूटिव कर लो, फिर बाद में एग्जाम देकर पूरा पढ़ लेना, ठीक है। वैसे उसमें से कुछ कुछ पार्ट अपन पढ़ने वाले, मेजोरिटी पार्ट अपन यहाँ पे पढ़ने ही वाले, डोंट वरी। बच्चा बच्चा बाद में आप पढ़ लेना, ठीक। क्लियर, पहले जो है वो तो पढ़ लेते, ठीक है। ओके, ऑनलाइन कुछ डाउट है? नो सर। नो, ठीक है। चलो, सो लेट अस सी डॉर्मेंट कंपनी। अब डॉर्मेंट कंपनी का मतलब होता है, बेसिकली डॉर्मेंट वर्ड का मतलब होता है इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव कंपनी। अब ऐसे कैसे कंपनी इनएक्टिव कंपनी? तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमको एकदम बोल सकते हैं कि हमको फूड प्रोसेसिंग पार्क डालना है। अब फूड प्रोसेसिंग पार्क डालना है तो हमको क्या लगेगा? सबसे पहले जमीन लेना पड़ेगा, लैंड लेना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होंगी, और फिर प्रोडक्शन चालू होगा, फिर सेल्स होगा। आपने से जमीन खरीदी और पहले दिन से सेल्स चालू हो जाएगा क्या? नहीं। तो ये जमीन खरीदना, फैक्ट्री सेटअप करना, प्लांट एंड मशीनरी लगाना, इन सबको कितना टाइम लगेगा भाई? और 2-3 साल तो नहीं, एकदम 6 साल, इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, मेट्रो नहीं करना अपने को, खाली 8-9 महीने, 8-9 महीने में एक घर नहीं बनता भाऊ, पूरा तुम फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो। आपको एक नॉर्मल घर बांधना है तो 8-9 महीने में बनता क्या? नहीं बनता ना। सर 1 से 1.5 साल, फिर भी 2-3 साल तो आराम से 2-3 साल। लगेंगे, 2-3 साल तो आराम से लगेंगे। अब 2-3 साल तक के हमारा कोई बिजनेस या कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन तो होगा नहीं, तो हमारी, लेकिन अभी जमीन किसके नाम पे लेंगे? यू हैव टू फॉर्म अ कंपनी। आपने कंपनी फॉर्म किया, जमीन दे रहे कंपनी के नाम पे, प्लांट एंड मशीन दे रहे कंपनी के नाम पे, इंस्टॉलेशन कर रहे कंपनी के नाम पे, सब कुछ कंपनी के नाम पे होगा, लेकिन कुछ ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं होगा कंपनी में, बिकॉज कंपनी का प्रोडक्शन तो अभी चालू ही नहीं हुआ, कंपनी का बिजनेस तो चालू ही नहीं हुआ, बिकॉज ये सब पहले सेटअप करना है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होगी, फिर उसका प्रोडक्शन चालू, यानी टेस्टिंग करने के बाद उसका फिर बाद में कमर्शियल प्रोडक्शन चालू होगा, फिर वो सेल करने जाएगा। तो इन सबको तो बहुत टाइम लगेगा ना। तो तब तक कि अगर हमने कंपनी फॉर्म किए है, तो कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसको अप्लाई हो जाते हैं, यानी कंपनी के जो कंप्लायंसेस है वो तो करना पड़ेगा ना। डू यू अंडरस्टैंड कंप्लायंसेस वर्ड? कंप्लायंसेस जो है, जैसे जनरल मीटिंग कंडक्ट करना, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना, ऑडिट कराना, ये सारे कंप्लायंसेस जो है वो सारे अप्लीकेबल हो जाएंगे। पर हमारी कंपनी तो इनएक्टिव कंपनी है। वाई? बिकॉज हमारे कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा है, हम तो अभी जस्ट सेटअप कर रहे हैं। कंपनी फॉर्म इसलिए की बिकॉज अभी कंपनी के नाम पे सब लेना है, कंपनी के नाम पे सब लेना है, लेकिन एक्चुअल उसका जो बिजनेस है वो चालू होने वाला है 2 साल के बाद या 3 साल के बाद। तो तब तक के हम क्या करते हैं, इनएक्टिव स्टेटस ले लेते हैं कि हमारी कंपनी एक्टिव नहीं है, फिलहाल हमारी कंपनी एक्टिव नहीं है। उसका फायदा क्या है कि जो रेगुलर कंप्लायंसेस है वो हमारे कंपनी को अप्लीकेबल नहीं होंगे, तो बहुत सारे कंप्लायंसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हम अब कंप्लायंसेस हम कर ही नहीं सकते, बिकॉज हमारे कंपनी में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा है, कोई बिजनेस ही नहीं हो रहा है, कुछ सिग्निफिकेंट कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या कंप्लायंसेस करेंगे, क्या जनरल मीटिंग करेंगे? हमने शेयर इशू नहीं किए, हमने क्या मैंने मेंबर्स ही नहीं लिए अभी, तो खाली 4-5 यानी कंपनी फॉर्म के, पब्लिक पब्लिक कंपनी 7 मेंबर है, बस कर रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ सेटअप कर रहे हैं। तो उस केस में हम कंपनी को एज अ डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हैं, दैट इज इनएक्टिव कंपनी। और फिर जब एक्चुअल में सब कुछ चालू होगा, तब हम डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस हटा के उसको हम एक्टिव कंपनी स्टेटस ले लेंगे। तो ये एक कारण हो गया डॉर्मेंट कंपनी का। दूसरा, कभी कभी कंपनी खुद से बिजनेस नहीं करती, जैसे सबने कोरोना काल देखा है। हम सब लकी है कि अनलकी है कोरोना काल देखने को? दोनों दोनों है। चलो भाई, आप आपकी आपकी सोच है, लकी बोलेंगे कि अनलकी, 100 साल में एक बार आता है पैंडेमिक। तो अभी 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 आपको पता भी है, वो इथियोपिया में 12,000 साल पुराना वोल्केनो इरप्ट हुआ ना, अभी अभी लास्ट वीक में वगैरह। अब बताओ, 12,000 साल पुराना अभी होना था। सब कुछ हमको ही देख के जाना है कि नहीं? पता है क्या आपको, ऑनलाइन वाले, अब एक वोल्केनो इरप्ट हुआ, पूरी डस्ट इधर आई थी। यस सर। हाँ, यस सर। कितने साल पुराना था वो? 12,000 साल पुराना वोल्केनो अभी इरप्ट हुआ, बताओ। उसकी वीडियो अगर आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे। और डस्ट वस्ट अपने नागपुर में नहीं आई, पर वो पुणे दिल्ली तक की गई डस्ट, इतना भयंकर, कितना डेंजरस। फिर महाकुंभ भी हम नहीं देखा, जो 144 में एक बार होता है, वो भी हम नहीं देखा, सब हमको देख के जाना है। तो वे आर लॉट मेनी स्टोरीज फॉर नेक्स्ट जनरेशंस। नहीं, आप आपके क्या बोलते, पोता पर पोती पर पोता अगर आप जिंदा रहे,
तो उनको बताने को बहुत सारी स्टोरीज आपका कि हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था, आप जब 18 साल के थे तब ऐसा हुआ था, ये हमने देखा, 2 साल घर पे थे, मजे मार रहे थे, पढ़ाई बंद थी, कुछ नहीं कर रहे थे, पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोल रहे थे, कुछ पढ़ाई नहीं की, मस्त गेम खेले। ये सब आप बता सकते हो आपके जो भी नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन रहेंगे उनको, और वो भी आपकी स्टोरीज मस्त बैठ के सुनेंगे, अच्छा ऐसा क्या, ये वो ऐसा ऐसा, और आप जिंदा भी हो, बचे हुए हो, ये भी बड़ी बात। नहीं नहीं, हाँ नहीं वो तो सनातन है भाई, ऐसा नहीं, वो तो सुनाना पड़ेगा ना। नहीं लेकिन वो वो पता है ना। हाँ नहीं, हाँ हाँ वो भी। तो आप कोरोना से जिंदा भी निकले बाहर, जिंदा भी रहे, वो तो बहुत बड़ी बात है। तो ये भी आप प्राउडली बताओगे कि पूरा पेंडेमिक वर्ल्ड में चल रहा था, हम जिंदा बचे करके, हम जिंदा बच गए करके, ये भी आप बताओगे, ठीक है। चलो एनीवेज, तो आ, हाँ तो एक चीज हो गई कि भाई अगर हम फ्यूचर प्रोजेक्ट, उसको हम बोलते हैं कि फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए हमने कंपनी फॉर्म की, कि भाई प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए हमने कंपनी स्टार्ट की, तो उस केस में हम डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हैं। दूसरा, अगर कुछ कारणवश कंपनी में बिजनेस ही बंद हो गया 1-2 साल के लिए या 2-3 साल के लिए, होता है कभी कभी कि भाई जो रॉ मटेरियल है वही आ नहीं रहा, या गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, कंपनी का बिजनेस ही बंद हो गया, या हम चाइना से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते, चाइना के ऊपर बैन कर दिया फिलहाल 6 महीने के लिए, बिकॉज उनके साथ वॉर चल रही, सपोज वॉर चलोगे, कंपनी चाइना के साथ बैन कर दिया, तो रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो कंपनी में बिजनेस नहीं होगा। तो 2 साल के लिए सपोज बिजनेस बंद हो गया, अब बिजनेस ही नहीं, कुछ हो नहीं रहा, तो क्या मीटिंग करेंगे, क्या प्रॉफिट है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो भाई उस केस में भी अगर आप आपके कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको आरओसी डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दे देगी, या आप खुद से डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हैं। अब ये सारा चीज उसमें कुछ कुछ कंडीशन है कि कौन से कंडीशन पे हम हमारे कंपनी को इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस ले सकते हैं, सो दैट हमारे कंप्लायंसेस कम होंगे। और कुछ केस में अगर हमने एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किए फॉर कॉन्जिक्यूटिव 2 ईयर्स, यानी हर कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने पड़ते हैं विद द आरओसी। आरओसी पता है क्या सबको? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो उसके साथ अगर फॉर 2 consecutive ईयर्स अगर हमने ये फाइल नहीं किए, तो आरओसी खुद से आपको आपके कंपनी को डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस देते हैं। अब ये तो आप बोलेंगे अरे वाह बढ़िया है, डॉर्मेंट कंपनी स्टेटस फुकट में मिल गया। भाई ऐसा नहीं है, आपकी कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है तो, या जो भी कंपनी है उसके सारे शेयर ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ सस्पेंड हो जाएंगे, बिकॉज योर कंपनी इज इनएक्टिव कंपनी। तो आपके कंपनी के इन्वेस्टर्स ना आपके कंपनी के शेयर बेच सकते, ना खरीद सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो सारे ट्रांजेक्शन जो सस्पेंड हो जाएंगे, बिकॉज योर कंपनी बिकम इनएक्टिव कंपनी। तो अगर हमें चलती फिरती कंपनी है और उसको अगर आरओसी ने कुछ कारणवश डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दिया, तो हमारे लिए तो बहुत नुकसान वाला बात हो जाएगा, बिकॉज हमारे सारे जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, शेयर ट्रेडिंग है, वो सारा का सारा सस्पेंड हो जाएगा, यानी टेम्परेरी बैन हो जाएगा, टेम्परेरी बंद हो जाएगा। फिर हम जब रेगुलर कंप्लायंस करेंगे, तब जाके हमारे कंपनी का डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस हट जाएगा। अब उसमें ये भी एक चीज लिखी, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ क्विकली कि क्या क्या लिखा है, फिर अपन डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में, कि ये डोमेन कंपनी का स्टेटस अगर आपके कंपनी को फॉर कंजिक्यूटिव 5 ईयर्स रहा, तो आरओसी के पास पावर है कि अगर 5 साल आपकी कंपनी एज ए डोरमेंट कंपनी रही, तो आरओसी के पास पावर है कि आपके कंपनी का नेम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनी। आरओसी मेंटेन रजिस्टर ऑफ कंपनी, जिसमें जो जो कंपनी एक्टिव है उसका नाम लिखा रहता है। और अगर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक के आपके कंपनी का स्टेटस एज अ डोरमेंट यानी इनएक्टिव कंपनी करके रहा, तो आरओसी स्ट्राइक ऑफ योर कंपनीज नेम। अब आरओसी ने स्ट्राइक ऑफ कर दिया, यानी योर कंपनी स्टैंड डिसॉल्व, आपकी कंपनी तुरंत की तुरंत डिसॉल्व होगी, आपको कोई वाइंडिंग अप प्रोसीजर कोई लिक्विडेशन करने की जरूरत नहीं, वैसे वैसे तुरंत डिसॉल्व होगी, बिकॉज योर कंपनी इज इनएक्टिव फ्रॉम 5 ईयर्स। अब ऑब्वियसली एकदम से स्ट्राइक ऑफ नहीं करेंगे, कम आरओसी आपको नोटिस वगैरह भेजेंगे, आपको है आपके कंपनी को नोटिस वगैरह देंगे कि भाई क्यों आपके कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ नहीं करना चाहिए, योर कंपनी इज बीइंग इनएक्टिव फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। तो आपने कुछ वैलिड रीजन दिया तो ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर रीजन नहीं है, तो सीधा सीधा आपके कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। और द मोमेंट योर कंपनीज नेम इज स्ट्राइक ऑफ, योर कंपनी स्टैंड डिसॉल्व, आपकी कंपनी डिसॉल्व हो गई ऐसा माना जाएगा, यानी आपके कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म, अस्तित्व खत्म ऐसा माना जाएगा। तो आरओसी के पास इतनी ज्यादा पावर है, आरओसी के पास इतनी ज्यादा पावर। तो ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिटेल में दिए हैं। अब इसको अपन जानते हैं कि क्या है करके, ठीक। देखिए, so a dormant company means a company which is inactive or inoperative, that is not carrying out any business activity and has applied to the ROC to change its status in the register of companies maintained by the said register of companies from active company to dormant company। अब आरओसी भी अभी आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक पे ही होता है,
पहले फिजिकल वे में रजिस्टर मेंटेन करते थे, पर आरओसी भी एक रजिस्टर मेंटेन करती थी विच इज कॉल्ड एज रजिस्टर ऑफ कंपनी। इसमें जो भी एक्टिव कंपनीज है उनका नाम लिखा जाता है। ठीक है, अभी आजकल वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। और अगर आपकी कंपनी इनऑपरेटिव है, ने कोई ऑपरेशंस नहीं चला रही है, या आपकी कंपनी इनएक्टिव है, तो आरओसी आपके कंपनी के सामने लिख देंगे डॉर्मेंट कंपनी स्टेटस, डॉर्मेंट कंपनी करके रजिस्टर ऑफ कंपनी में लिख देगी। ठीक, आपकी कंपनी के नाम के सामने। A company may become dormant immediately after its registration or after a few years of its incorporation. अब there are two choices कि अगर आप यह फॉर्म कंपनी फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, आपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी फॉर्म किया है, तो फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन यू कैन टेक स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। जैसे मैंने अभी बोला कि हमारी कंपनी जो है वो फूड प्रोसेसिंग पार्क डाल रही है, जिसका प्रोजेक्ट एक्चुअली चालू होने वाला है 2 साल बाद। तो 2 साल तक के तो हमारे कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन होने ही नहीं वाले, तो हमको कंप्लायंसेस कम करना है, रेगुलर कंप्लायंस हम कर ही नहीं सकते। तो हम फ्रॉम द बिगनिंग एंड फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी वी कैन टेक स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी, वी कैन टेक स्टेटस एज अ डॉर्मेंट कंपनी। ठीक, और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कभी ऐसा हुआ कि भाई हमारे 2 साल के लिए बिजनेस ऑपरेशंस बंद हो गए, या कभी कुछ इश्यूज हो गए, तो उस केस में भी हम डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते। कि जैसे हमारा फैक्ट्री था बहुत बड़ा कंपनी का, सडनली आग लग गई, सब कुछ जल गया, तो ऑब्वियसली वापस से हमको फैक्ट्री सेटअप करना है, वापस से प्लांट एंड मशीनरी वहाँ पे इंस्टॉल करना है, सब कुछ करना है। अब इनके लिए अगेन हो सकता है 2-3 साल लगे, बिकॉज पूरी फैक्ट्री जल गई, या क्लाउड बस्ट हो गया, पूरा पानी भर गया फैक्ट्री में, सब कुछ खराब हो गया है। तो ना कभी क्लाउड बस्टिंग, एकदम से फ्लड आ गया, क्लाउड बस्टिंग हो गया, तो पूरी फैक्ट्री खराब हो गई, सब कुछ तहस नहस हो गया। तो आपको फिर से पूरा का पूरा रिस्ट्रक्चर करना है, पूरा का पूरा पूरा री एस्टेब्लिश करना है, तो उस केस में आपको 2-3 साल लग सकते हैं। तो ऑलरेडी आपकी कंपनी तो इनकॉर्पोरेट है, अभी तक तो बिजनेस चल रहा था, हम पिछले 20-30 साल से बिजनेस कर रहे थे अच्छे से, सडनली हादसा हो गया और पूरा फिर फैक्ट्री जल गई या जो भी हो गया, नुकसान हो गया, तो उसको री एस्टेब्लिश करने में आपको टाइम लगेगा, 2-3 साल लगेंगे। तो उस केस में भी आप वो 2-3 साल के लिए डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हैं, इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस ले सकते हो, सो दैट जो रेगुलर कंप्लायंसेस है वो आपके कंपनी को अप्लीकेबल नहीं होंगे, बहुत कम कंप्लायंसेस आपके कंपनी को अप्लीकेबल होंगे। ठीक, क्लियर, पक्का, ओके। So there are many reasons as to why company may change its status from active to dormant. The major reason for such change is that it gives the company the liberty to start its business activities after a few years rather than incorporating a new company at that time, thus providing कॉस्ट एंड टाइम एडवांटेज टू द कंपनी। यानी क्या होता है, कभी कभी जैसे बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हमारे बिजनेस ऑपरेशन रुक गए, प्रोडक्शन रुक गया, तो आप कंपनी पहले वाइंड अप करो, यानी लिक्विडेट करो, वाइंड अप करो, फिर जब बिजनेस चालू होगा तो वापस से एस्टेब्लिश करो, वापस से इनकॉपरेट करो। इन सब में टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी लगता है। तो हो सकता है फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड लाइक 2 इयर्स 3 इयर्स आपने डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले लिया एंड आपने बिजनेस ऑपरेशंस बंद हो गए बिकॉज ऑफ सम शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, या बिकॉज ऑफ सम चेंज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज या एनीथिंग। तो तब तक कि आपको फिर कंपनी वाइंड अप करने की जरूरत नहीं, आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेंगी लेकिन बिजनेस ऑपरेशंस आपके बंद है। तो जितने साल आपके बिजनेस ऑपरेशंस बंद है तब तक कि आपने डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले लिया, यानी डॉर्मेंट स्टेटस ले लिया, इनएक्टिव स्टेटस ले लिया, और फिर जब आपके बिजनेस ऑपरेशंस चालू होंगे वापस आपकी इनएक्टिव कंपनी की जगह एक्टिव कंपनी कर लो। तो उस केस में आपको वापस से कंपनी एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं, यानी वापस से कंपनी फॉर्म करने की जरूरत नहीं, इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं। तो उसका कॉस्ट जो लगता है इनकॉर्पोरेशन का, टाइम जो लगता है, वो आपका सब कुछ सेव हो जाएगा। तो देर इज अ प्रोविजन कि भाई इन केस अगर आपके कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन रुक जाता है तो आपको कंपनी टेम्पररी लाइक 2-3 इयर्स के लिए, तो आपको कंपनी वाइंड अप करने के बजाय आप होल्ड ऑन करो बाय टेकिंग डॉर्मेंट स्टेटस। और जब वापस से चालू हो जाएंगे बिजनेस ऑपरेशन तो आप वापस इनएक्टिव कंपनी टू एक्टिव कंपनी का स्टेटस ले लो। सो दिस इज द बेसिकली बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टेटस। ठीक, so company may also choose temporarily shut down its operations due to adverse market conditions and decide to commence its operations at future date। ऐसा भी होता है, कभी कभी बिजनेस कंडीशंस एडवर्स हो जाते हैं, कभी कभी होता है ना कि भाई आपके जो प्रोडक्ट्स है वो चल ही नहीं रही मार्केट में, बिकॉज कस्टमर टेस्ट बदल गई, तो आपको कुछ तो भी इनोवेशन करके नया प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, तब तक कि आपके बिजनेस ऑपरेशंस बंद है। तो ये जैसे आप फोर्ड कंपनी पता है कार की, बॉयज फोर्ड कंपनी पता है, आपकी पता है क्या? आप फोर्ड कंपनी इंडिया में बिजनेस ऑपरेशंस कर रही है? नहीं। 4-5 साल पहले उस फोर्ड कंपनी इंडिया से चली गई, इसका मतलब पूरे वर्ल्ड से चली गई क्या? नहीं, फोर्ड हैविंग गुड बिजनेस इन यूएसए, फोर्ड कंपनी अभी भी यूएसए में चालू होकर बनने हुई, पर ने इंडिया से अपने बिजनेस ऑपरेशंस बंद कर दी बिकॉज ऑफ एडवर्स मार्केट कंडीशंस, बिकॉज उनके प्रोडक्ट्स इंडिया में सेल ही नहीं हो रहे थे।
उनके कार सेल नहीं होते, पर अभी न्यूज़ चल रही है कि वापस से फोर्ड कंपनी विथ सम न्यू कार्स, न्यू प्रोडक्ट्स इंडिया में आने वाली है वापस से अभी। तो कभी कभी ऐसे कुछ एडवर्स मार्केट कंडीशंस हो जाते हैं जिसके चलते हम एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन के बिजनेस ऑपरेशंस बंद कर दे, या हमारी कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस बंद कर दे, तो उस केस में हम ये डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हैं। इंस्टेड ऑफ वाइंडिंग अप कंपनी हम इनएक्टिव कंपनी ले लें, फिर जब चालू करेंगे बिजनेस ऑपरेशंस तो वापस एक्टिव कंपनी कर लेंगे। ठीक। सो इन ऑल सच केसेस अ कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू आरओसी टू चेंज इट्स स्टेटस फ्रॉम एक्टिव टू डोरमेंट और एज वेल एज डोरमेंट टू एक्टिव। अगर आपको डोरमेंट टू एक्टिव भी करना होगा तो उसके लिए आपको वापस आरओसी को जो है अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक। ओके। सो डोरमेंट कंपनीज आर ऑल्सो नोन एज इनएक्टिव कंपनी। डोरमेंट कंपनी को ही क्या बोलते हैं हम? इनएक्टिव कंपनी बोलते हैं। अब एक केस लो एक रिसेंट वाला हुआ था, एवीएस एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस रजिस्टर ऑफ कंपनीज दिल्ली एंड अदर्स कंपनी एपेलेट कंपनी अपील हुआ था 2021 का। क्या हुआ था वो देखते हैं। तो इट वॉज पर्टिनेंटली पॉइंटेड आउट दैट सेक्शन 455 दिखा क्या आपने? आपको मैंने अभी देखो यहाँ पे दिखाया था ना मैंने आपको, सेक्शन 455। तो डोरमेंट कंपनी के बारे में कहाँ पे दिया हुआ है? 455 में दिया हुआ है। अभी भी देखा था ना अपन ने, कहाँ पे तो भी, हाँ ये मिसलेनियस चैप्टर में, ये है डोरमेंट कंपनी, इसलिए वहाँ पे क्या आया? सेक्शन 455। अभी क्लियर है? पक्का? ओके। तो सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट मेंशन डोरमेंट कंपनी। द वर्ड डोरमेंट इन बिजनेस पर लॉन्ग्स मीन्स एन एंटिटीज आइडेंटिटी बीइंग अननोन टू अदर्स, इनएक्टिव एंड अ पैसिव वन। पैसिव वन है जो एकदम इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, और एक्टिव है ना जो एक्टिव है, यानी जिसके बिजनेस ऑपरेशन चालू है। ठीक है। ओके। सो नो वंडर इन लॉ अ कंपनी कैन अप्लाई फॉर सिक्योरिंग द nomenclature of dormant company by passing special resolution at general meeting of the company or by getting shareholders consent holding at least 3/4 of the shares in value। तो ऑब्वियसली अगर आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेना होगा तो उसके लिए क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन, सबको पता है। एक रहता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक रहता है स्पेशल। व्हाट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? बेसिक्स भाई बेसिक बेसिक कुछ नहीं, एनुअल जनरल मीटिंग वगैरह। दोनों रेजोल्यूशन एजीएम में ही पास होते हैं, और क्या पास होते हैं? जनरल मीटिंग में ही पास होते हैं। स्पेशल ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन बड़ा मतलब? पोजीशन है उसके लिए स्पेशली। नहीं। हाँ बोलिए। सर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब 50% या 50% से ज्यादा वोटिंग लेते हैं, हाँ, उसे ऑर्डिनरी बोलते हैं। ordination means such स्पेशल resolution which required at least 50%, more than 50% votes in favor. Yeah, at least 15% votes in favor. That is called as ordinary resolution. And special resolution means which required at least 3/4 majority in favor. Yeah, हाँ 3/4 नहीं 75% हो गया ना, 75% votes in favor. That is called as special resolution. समझे क्या? सभी को क्लियर है क्या? तो कुछ resolution स्पेशल resolution करके पास होते हैं which requires 3/4 majority in favor। दोनों रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होते हैं, जनरल मीटिंग है शोल्डर्स मीटिंग में पास होते हैं, एजीएम में पास होते हैं। ठीक है। क्या अभी क्वेश्चन, अभी रेजोल्यूशन की बात है तो थोड़ा सा पूछता हूँ, क्या बोर्ड मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास होता है क्या? ऑर्डिनरी या स्पेशल? बोर्ड मीटिंग है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, तो उसमें ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन ऐसा कुछ पास होता है क्या? नहीं, उसमें सिंपल स्पेशल मेजोरिटी से जाते हैं, सिंपल मेजोरिटी से जाते हैं कभी भी, उसमें कोई स्पेशल ऑर्डिनरी ऐसा कुछ नहीं रहता। ये सिर्फ एजीएम में ही रहता है स्पेशल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और एक आपने सुना होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, वही सब अपन पार्ट बी में पढ़ने वाले, ईजीएम बोलते हैं। तो ईजीएम में कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है, स्पेशल या ऑर्डिनरी? ऑलवेज स्पेशल। वेरी गुड, ऑलवेज स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। ठीक, चलो। सो सेक्शन 445 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रीड विद कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। अब देखिए, दो चीजें, एक है कंपनीज एक्ट और एक रहता है कंपनीज रूल्स। दो चीजें अपने को, एक रहता है कंपनीज एक्ट और एक रहता है कंपनीज रूल्स। ठीक। अब कंपनीज रूल्स क्या बोलता है? अब एक्ट बोलता है क्या करना है, एक्ट में क्या लिखा है, क्या करना है, और रूल्स बोलता है कैसे करना है। इसलिए हमको दोनों एक साथ पढ़ना है, कंफ्यूजन नहीं है। एक्ट में लिखा रहे क्या करना है, और रूल्स बोलता है कैसे करना है। समझे? तो हमेशा हमको एक्ट के साथ साथ उसके रूल्स भी पढ़ना है। तो कंपनीज एक्ट पास हुआ 2013 में, और उसके रिगार्डिंग रूल्स है 2014 में। तो हमेशा कंपनी रूल्स 2014 आपको लिखा हुआ मिलेगा, हमेशा कंपनीज रूल्स 2014 लिखा हुआ मिलेगा। अब वो रूल कौन सा? तो जो चैप्टर चल रहा है और जो सब्जेक्ट मैटर चल रहा है उसके बारे में वो हेडिंग आता है। जैसे ही अपना ये चल रहा है मिसलेनियस, जिसने मिसलेनियस रूल्स, समझे क्या? वो ब्रैकेट में लिखा है मिसलेनियस। क्लियर है? तो एक्ट क्या बोलता है?
एक्ट क्या बोलता है, क्या करना है, और रूल्स क्या बोलता है, कैसे करना है। जैसे हमको ट्रिप को जाना है, तो कहाँ जाना है, अरे कहाँ जाना है, विद इन इंडिया बोलो, इतने पैसे नहीं है बाहर जाने के, और मेरा पासपोर्ट भी नहीं है मेरे पास। राजस्थान। राजस्थान फैमिली के साथ जाओ तुम, राजस्थान जाएंगे क्या यंगस्टर्स, आपका राजस्थान का क्या लगा हुआ है, आपका घर है क्या वहाँ पे। नो सर। हाँ फिर राजस्थान, अभी यंगस्टर्स है ना सारे यहाँ पे। अच्छा लगता है सर, आप राजस्थान मनाली। जाके आए क्या। यस। नो सर। हाँ तो फिर क्या अच्छा लगता है, नहीं पता ही नहीं क्या है वहां पे, तो अच्छा क्या लगने वाला। सर भैया गए ना, तो वो बताते कि यहाँ ये अच्छा, है वो है, इसलिए। भैया गोवा नहीं गए। नहीं। हाँ इसलिए उनको पता नहीं है, उनको अब पहले गोवा भेजो। चलो तो कहाँ जाना है, हाँ बराबर गोवा, बराबर यंगस्टर्स तो वही बोलेंगे गोवा, नहीं तो अंडमान निकोबार, सब बीच साइड एकदम। हाँ बराबर ना, क्या बोल रहे, कुछ नहीं, नहीं तो कोई लद्दाख बोलेगा, यंगस्टर्स एडवेंचर वगैरह पसंद है ना, लद्दाख है या नॉर्थ ईस्ट एरिया या हिमाचल प्रदेश है, हम मनाली है, ट्रैकिंग वैकिंग, तो अपन जान दो, इतना मेहनत नहीं करेंगे, अपन गोवा जाएंगे, मेरे को मेहनत करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो गोवा जाएंगे, अभी अपने डिसाइड किया गोवा जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, तो बाय रोड भी जा सकते, बाय ट्रेन भी जा सकते, बाय एयर भी जा सकते, एंड बाय शिप भी जा सकते, मुंबई टू गोवा शिप जाती ना, क्रूज, क्रूज, हाँ तो पहले मुंबई जाएंगे फिर वहां से क्रूज पकड़ के जाएंगे, क्रूज पता है ना आपको, शिप जाती है। तो ये कैसे करना, ये ट्रेन, बिकॉज क्या करना है डिसाइड हुआ, गोवा जाना है, अब गोवा जाना है कैसे जाना है वो तो डिसाइड करना है, बाय रोड, बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन या बाय क्रूज, नागपुर से नहीं मुंबई से, हाँ नागपुर में समुद्र नहीं मेरे को पता है, ठीक है ना। तो ये होगा कैसे करना, तो उसी प्रकार से एक्ट बोलता है क्या करना, एक्ट क्या बोलता है क्या करना, और कैसे करना वो चीज को दिया है रूल्स में, तो हर जगह आपने को रूल्स भी पढ़ना है, ठीक है। अब वो रूल्स का नॉर्मली क्या रहता है, जो भी अपना सब्जेक्ट मैटर है, जो भी टॉपिक चालू है, वो टॉपिक का नाम नॉर्मली ब्रैकेट में आ जाता है, इसलिए उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं। अब अपना डॉर्मेंट कंपनी एक्ट, बेरर एक्ट में कहा किसके चैप्टर में आता है, मिसलिनियस, देखो देखो यहाँ पे देखो, मिसलेनियस चैप्टर में आता है, इसलिए वहां पे रूल्स, रूल्स का नाम क्या दिया है, मिसलेनियस। अब ऐसा अगर आप अंडरस्टैंडिंग करके पढ़ोगे तो बहुत कम चीजें याद रखना पड़ेगा कि नहीं। तो कल मैं आपको वही बोल रहा था, कल मैं आपको वही बोल रहा था, ठीक क्लियर, सॉरी। क्या खांसी है तो चाय पीना पड़ता है, ठीक है ना, चलेगा ना। चलो, तो दिस रूल स्टिपुलेट दैट द प्रोविजंस पर्टेनिंग टू डोरमेंट कंपनी, तो डोरमेंट कंपनी रिगार्डिंग कहाँ दिया है, सेक्शन 455 में, एज वेल एज कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, इसके बाद तो डोरमेंट कंपनी में कंपनीज एक्ट 455 में दिया हुआ है, एंड मिसलेनियस रूल्स में दिया हुआ है। अभी डोरमेंट कंपनी थोड़ा स्पेशल टॉपिक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट, ये एकदम ये पूरा चैप्टर ये 7 पन्नों का, अब 7 पन्नों के ऊपर अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आए तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाते हैं, कम पन्ने पढ़ के ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, इसलिए अच्छे से चैप्टर करके जाना। अब पूरे डॉर्मेंट कंपनी कौन सा सेक्शन है, एक ही सेक्शन है 455, बहुत सारे सेक्शंस भी नहीं है, नॉर्मली कैसा बड़ा चैप्टर है तो उसमें बहुत सारे सेक्शंस आ जाते हैं, ये सेक्शन याद करना बहुत ईजी है, एक ही सेक्शन है डॉर्मेंट कंपनी, कौन सा, 455, तो रोज सुबह उठ के बोल देना डॉर्मेंट कंपनी 455, सिंपल हो गया यार। अब आप कोई बोलोगे क्या, नहीं, अब एक ही टॉपिक है डोरमेंट कंपनी, पूरे चैप्टर में एक ही सेक्शन है 455, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है, बस। अब वो क्वेश्चन कैसा है, क्या है, आइदर मीनिंग ऑफ डोरमेंट कंपनी, या प्रोसेस ऑफ मेकिंग एक्टिव कंपनी टू इनएक्टिव कंपनी, या प्रोसेस ऑफ मेकिंग इनएक्टिव कंपनी टू एक्टिव कंपनी, और बहुत सिंपल भी है वो प्रोसेस, तो बस ये हमको याद हो गया, सेक्शन 455, ठीक, ओके। सो वेयर अ कंपनी इज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, सॉरी, तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, वेयर अ कंपनी इज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, दिस एक्ट है ना कंपनीज एक्ट 2013, ठीक, फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट
और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट हैविंग एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। कि भाई हमको जस्ट कोई एसेट होल्ड करना है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ने लाइक पेटेंट्स है, नो हाउ है, ये क्या हो गया सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या आईपीआर राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमको होल्ड करना है। हमारे कंपनी कोई ऐसा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं, प्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं, खाली हमको ये हमारे राइट्स होल्ड करना है हमारे कंपनी के नाम पे। पेटेंट राइट्स, आप जैसे आपने कंपनी फॉर्म की, गाना रिकॉर्ड किया, अब गाना के बार बार प्रोड्यूस करेंगे क्या? नहीं, वो गाने के राइट्स आप पेटेंट कर दिए, तो आपको वो कंपनी के नाम पे होल्ड करना है, तो उसके लिए आप एक कंपनी का स्टेटस दे सकते हो विदाउट हैविंग। अब लेकिन उसमें क्या होना चाहिए इंपॉर्टेंट, विदाउट हैविंग एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, उसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। तो सच कंपनी और इनएक्टिव कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू द आरओसी। अब यहाँ पे आया मे मेक एन एप्लीकेशन, मे वर्ड क्या है, देखो अब लॉ में ना कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, यानी वर्ड्स आप यहाँ पे सच कंपनी शाल नहीं लिख सकते। शाल और मे में फर्क है। शाल यानी क्या, आपको डेफिनेटली करना है। शाल का मतलब होता है आपको वो चीज डेफिनेटली करना है। मे का मतलब आप चाहे तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब क्या कंपलसरी है क्या कि हर एक कंपनी ने, जो इनएक्टिव कंपनीज ने डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेना है, ऐसा कंपलसरी है क्या? ऐसा कंपलसरी नहीं है, वो कंपनी की अपनी इच्छा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं या शेयरहोल्डर्स डिसाइड कर सकते हैं कि हम डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मेंबर्स कंपनी डिसाइड करेंगे, पर इट इज नॉट कंपलसरी टू टेक स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी फॉर एवरी इनएक्टिव कंपनी। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या आया, मे। तो आप आंसर लिखते समय आपको क्या लिखना पड़ेगा, मे। आप शाल लिखोगे तो भाई बदल जाएगा, बिकॉज शाल यानी कि आपको डेफिनेटली करना ही है। तो ये ऐसे कुछ कैचवर्ड्स रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसकी तरफ ध्यान देना पड़ता है। सो सच कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू द आरओसी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। ठीक, आगे बोला गया है अ डोरमेंट कंपनी में आइदर बी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी। तो कंपनी को वैसे भी ब्रॉडली तीन चीजों में डिवाइड किया जाता है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड ओपीसी। ओपीसी ने वन पर्सन कंपनी, इसके बारे में हम और फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, शायद तक आपको पता होगा, जिसमें एक ही मेंबर रहता है ना। इट इज अ हाइब्रिड ऑफ प्रोप्राइटरशिप एंड कंपनी। पता ना, प्रोपर्टीशिप में सिंगल ओनर रहता है, लेकिन प्रोपर्टीशिप में क्या रहता है, दैट ओनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी ने अगर वो प्रोपर्टीशिप बिजनेस वो लायबिलिटी चुका नहीं पाया, तो उस केस में ओनर के पर्सनल एसेट्स बेचे जाएंगे फॉर पेइंग ऑफ द लायबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर। ठीक, पर ओपीसी में क्या होगा, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, एंड ओपीसी इज ऑलवेज प्राइवेट कंपनी। तो आजकल बड़ा ट्रेंड है इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग प्रोप्राइटरशिप ओपीसी फॉर्म करना। जैसे मुझे अगर बिजनेस करना करना है, मुझे अगर बिजनेस करना है और मैं अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म करता हूँ, तो मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेंगी। तो मैं तो इनसिक्योर हो गया, बिकॉज भाई अगर मैं मेरी बिजनेस से लायबिलिटी पे ऑफ नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे पर्सनल एसेट यानी घर, कार, ज्वेलरी सब कुछ बेचा जाएगा फॉर पेइंग ऑफ माई बिजनेस लायबिलिटी। पर अगर मैं ओपीसी फॉर्म करता हूँ, तो माई लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स या अप टू कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू द कंपनी। तो उस केस में मेरे पर्सनल एसेट्स को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तो आजकल बड़ा ट्रेंड है, इंस्टेड ऑफ प्रोप्राइटरशिप लोग जो है वो ओपीसी फॉर्म करते हैं, वन पर्सन कंपनी फॉर्म करते हैं। तो तीनों ब्रॉडली जो टाइप्स ऑफ कंपनीज है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी या इवन ओपीसी, कैन टेक अ स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। दे कैन टेक अ स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। ठीक, अब फॉर अबव पर्पस इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशंस। कि ऐसी कंपनी है जो कोई बिजनेस या ऑपरेशंस चला नहीं रही, और एंड नहीं लिखा है, और अब लॉ में बहुत बार ध्यान देना पड़ता है, और लिखा है कि एंड लिखा है। एंड का मतलब होता है वो सारे कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल करना है, और का मतलब होता है कि भाई एनी ऑफ द कंडीशंस या एटलीस्ट वन कंडीशन भी फुलफिल हुई तो भी वो अप्लीकेबल होगा, उसमें सारे कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं। और का मतलब होता है एटलीस्ट वन कंडीशन टू बी फुलफिल। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक ही कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हुई तो वो अप्लाई हो जाएगा। और एंड का मतलब होता है कि जितने कंडीशंस लिखे उतने सारे फुलफिल होने चाहिए। ठीक, तो ये बहुत बार ध्यान देना पड़ता है कि लॉ में और लिखा है कि एंड लिखा है, दोनों का मतलब सेम नहीं होता। बोले क्या फर्क पड़ता, बहुत फर्क पड़ता। और लिखा होगा और एंड लिखा, अब इसमें सब में एंड होगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई तीनों कंडीशन फुलफिल होने पे ही डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हैं। पर यहाँ पे तीनों में एंड नहीं लिखा है, क्या लिखा है, और लिखा है।
तो और का मतलब होता है एटलीस्ट वन कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। तो भाई डोरमेंट कंपनी यानी इनएक्टिव कंपनी, ऐसी कौन सी कंपनी को इनएक्टिव कंपनी बोला जाएगा? अ कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, कि कोई कंपनी कोई बिजनेस ऑपरेशंस कैरी ऑन नहीं कर रही है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? इनएक्टिव कंपनी बोलेंगे। और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, कि पिछले 2 साल में वो कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हुए, तो उसको भी क्या बोला जाता है? इनएक्टिव कंपनी बोला जाता है। और हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न, अब यहाँ पे क्या बोला है? एंड हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न्स ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, कि भले कंपनी आपकी रेगुलर कंपनी है, बिजनेस भी कर रही है, लेकिन आपकी कंपनी ने पिछले 2 साल से आपकी कंपनी ने पिछले 2 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए, तो आपके कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दिया जाएगा। बाय बिकॉज एवरी कंपनी इज मैंडेटरी हैज टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न विद आरओसी एनुअली, हर साल फाइल करना पड़ता है। तो भले कंपनी आपकी बिजनेस कर रही है, बिजनेस ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन आपकी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं कर रही आरओसी के साथ, एंड एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं किया है इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, तो आपके कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दिया जाएगा। और जैसे आपके कंपनी का डोरमेंट कंपनी का स्टेटस आ जाएगा, तो कंपनी के सारे ऑपरेशंस, ट्रेडिंग, शेयर ट्रेडिंग, सब कुछ सस्पेंड हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। समझ रहे बात को? तो ये 3 चीजों पे डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल सकता है। ऐसी कंपनी जो कोई बिजनेस ऑपरेशंस अंडरटेक नहीं कर रही वो, या ऐसे कंपनी जिसमें पिछले 2 साल में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुए वो, या ऐसी कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड एनुअल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। वो दोनों में से कोई एक होगा, तो फाइनल स्टेटमेंट जमा करे या फिर एनुअल रिटर्न, नहीं, तो भी नहीं होगा वो, तो भी नहीं होगा वो। एक भी ठीक अगर है, नहीं हाँ, किया। एक भी नहीं होगा तो भी नहीं होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में वो कंपनी को इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस दिया जाएगा। क्लियर है सभी को? पक्का? अब यहाँ पे बोला है कि भाई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन यानी क्या, कि जैसे यहाँ पे वर्ड है ना ये वर्डिंग आई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, तो उसका मीनिंग आगे दिया है। सो यहाँ पे बोला गया है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मीन्स एनी ट्रांजेक्शन मेड बाय द कंपनी एक्सेप्ट ट्रांजेक्शन मेंशन बिलो, यानी ये ट्रांजेक्शन को हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे। आर यू गेटिंग दिस ट्रांजेक्शन आर नॉट कंसिडर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, इसको छोड़ के अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो हम मानेंगे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो अगर कंपनी में सिर्फ यही ट्रांजेक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो मेंशन किए यही ट्रांजेक्शन हो रही है, इसका मतलब वो कंपनी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर रही है। और अगर ऐसे कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन पिछले 2 साल से नहीं हुए, तो कंपनी इनएक्टिव कंपनी मानी जाएगी, और उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा स्टेटस के लिए। समझे क्या? ठीक, तो देखिए, सो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मींस एनी ट्रांजेक्शन मेड बाय द कंपनी एक्सेप्ट द फॉलोइंग। अब वो एक्सेप्शन क्या है? पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू आरओसी। अब आरओसी के कुछ भी फाइलिंग करते हैं, कुछ भी चीजें करते हैं, तो आपको रिजनेबल फीस पे करना पड़ता है टाइम टू टाइम। पेमेंट मेड बाय द कंपनी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, कि लॉ में भी कुछ फीस पे करना पड़ता है लॉफुल कंप्लायंस करने के लिए, या कोई अदर लॉ के अंडर कुछ पेमेंट कर रहे होंगे कंपनी, तो उसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं बोला जाता। जैसे इनकम टैक्स फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, कुछ टैक्सेशन लग गए, यानी कंपनी के ऑपरेशंस नहीं चल रहे पर इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने, उसने कुछ रिटर्न कमाया, उसके ऊपर टैक्स लगा, तो आप बोलेंगे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हुआ क्या? नहीं, बिकॉज इट इज पेड अंडर इन अदर लॉ। ठीक, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, इसका मतलब क्या होता है? जैसे ही सब्सक्राइब किया जाता है मेमोरेंडम को, तो सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी, एंड दे हैव टेकन सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स एज प्रिस्क्राइब इन सब्सक्रिप्शन क्लॉज, तो उनको उतने शेयर्स का अलॉटमेंट करना पड़ता है एज पर द लॉ। समझ रहे क्या? नए शेयर्स हमने किसी को इशू नहीं किए, पर हमारे कंपनी के जो मेंबर बने, तो कम जो भी मेंबर बनते हैं, यानी जो सॉरी जो भी सब्सक्राइब करते थे तो मेमोरेंडम, दे हैव टू टेक एटलीस्ट 1 शेयर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब उन्होंने जितने भी शेयर्स लिए हैं उसका अलॉटमेंट कर रहे हैं उनको, तो उसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक, लास्टली पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, कि भाई ऑफिस मेंटेनेंस यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, सपोज ऑफिस रेंट पे होगा तो वो रेंट पे करना, एम्प्लॉय की सैलरी पे करना, बिकॉज भाई मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस में आएगा ना, ऑफिस है और एम्प्लॉयज नहीं है तो कौन सा ऑफिस माना जाएगा उसको? ठीक है ना? तो ये सारी चीजें या कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने को जो भी पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा।
अब ये सारी चीजें जो है, अगर आपके कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस चालू भी नहीं है तो भी ये चीजें करना पड़ेगा आपको। कुछ ना कुछ फाइलिंग कर रहा है उसी के साथ, तो भाई पेमेंट करना है फीस का, अंडर एड कुछ ना, या एनी अदर लॉ के अंडर कुछ ना कुछ पेमेंट करना ही है, या ऑफिस मेंटेनेंस या रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस के लिए कुछ ना कुछ कंपनी कुछ ना कुछ कंपनी का पैसा खर्च होगा ही। तो इसलिए इसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं बोला जाएगा। इसको छोड़ के अगर कोई दूसरा ट्रांजेक्शन होता है तो उसको ही क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन माना जाएगा। सिंपल, क्लियर। आगे बोला है, ऑल द ट्रांजेक्शन अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन ट्रांजेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन if a company has made only the above mentioned transaction in the last 2 financial years, then company will fall under definition of inactive company। कि अगर कोई कंपनी में खाली ऊपर जो मेंशन 4 ट्रांजेक्शन है वही हो रहे हैं, so that fall under category of inactive company। क्लियर है क्या सभी को, पक्का? ओके, आगे देखिए। The registrar, on consideration of the application, shall allow the status of dormant company to the applicant and issue a certificate allowing the status of dormant company to the applicant, and registrar shall also maintain the register of dormant companies। तो आरओसी को एक सेपरेट रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा एस रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी, उसमें ये कंपनी का नाम डालना पड़ेगा। प्लस on application, register may consider and issues to the applicant such certificate allowing status of dormant company। तो आपकी कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दिया है, इसलिए आरओसी एक सर्टिफिकेट भी इशू करेगा। अच्छा, ऐसा है कि आपने अप्लाई किया और आरओसी को कंपल्सरी देना पड़ेगा? नहीं, आरओसी उसको प्रॉपरली देखेगा, चेक करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा कि सही में कंपनी इनएक्टिव कंपनी है क्या। अगर आरओसी को सब सही लगता है तो वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस देंगे, अगर नहीं लगता है तो नहीं देंगे। तो आपने अप्लाई किया इससे स्टेटस मिलना चाहिए ऐसा भी नहीं है, ऐसा लॉ में लिखा नहीं है कि भाई कंपनी ने अप्लाई किया इसका मतलब स्टेटस देना ही आरओसी को। आरओसी अपना खुद का सोच विचार करके कंपनी को स्टेटस देगी बाय इशूइंग सर्टिफिकेट रिगार्डिंग दैट। ठीक। A dormant company shall have minimum number of 3 directors in case of public company, 2 directors in case of private company, and 1 director in case of 1 person company। अब ये तो हमको पता ही है कि अगर पब्लिक कंपनी तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स लगते हैं, प्राइवेट कंपनी को मिनिमम 2 डायरेक्टर्स लगते हैं, एंड 1 person कंपनी को मिनिमम 1 डायरेक्टर लगता है। Further, it shall file required documents and pay such annual fees as may be prescribed to the ROC to retain its dormant status in the register। कि उसका अपने इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस मेंटेन करने के लिए जो भी फी पे करना चाहिए वो कंपनी को पे वो कंपनी को पे करना पड़ेगा। ठीक है। The dormant company may become an inactive company on application made in this behalf, accompanied by the required documents and fees। तो आप जब चाहे तब इनएक्टिव कंपनी को एक्टिव कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट है ना, एक्टिव कंपनी का स्टेटस वापस ले सकते हो, लेकिन उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा टू द आरओसी। ऑटोमेटिक नहीं होगा, यू हैव टू अप्लाई टू द आरओसी टू गेट द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी। तो उसके बारे में पूरा आगे दिया है, प्रोसेस वगैरह आगे दिया है। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे। अब आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया है, क्या बोला गया है, a company may retain its status of dormant company for 5 years once it has obtained the dormant company status, after it registrar may strike off the name of the company from the register of companies if such company failed to comply with the requirement of section 455। यानी क्लियरली बोला गया है कि मैक्सिमम कितने साल तक के आप डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हो, 5 years। भाई 5 कंसेक्यूटिव है, 5 years कौन से लगातार। ऐसा भी हो सकता है 2 साल तक ये डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लिया, फिर 3 साल एक्टिव रहे, फिर 2 साल तक के डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लिया, ऐसा सब कुछ चल सकता है। पर आप मैक्सिमम लगातार मैक्सिमम कितने साल तक के ले सकते हैं, यानी कॉन्जिक्यूटिवली कितने साल तक के ले सकते हैं, 5 साल, नॉट मोर देन दैट। और 5 साल तक की आपकी कंपनी डोरमेंट कंपनी रही तो आरओसी आपको एक नोटिस देगी कि वाई योर कंपनीज नेम शैल नॉट बी स्ट्राइक ऑफ, कि क्यों आपकी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ नहीं करना चाहिए। और अगर आपने कुछ प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया, वैलिड अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं रहा, तो आरओसी आपकी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। और जैसे स्ट्राइक ऑफ कर दिया तो योर कंपनी स्टैंड डिसॉल्व, ऐसा माना जाएगा कि आपकी कंपनी डिसॉल्व हो गई तुरंत के तुरंत। ठीक, क्लियर सभी को, पक्का, इतना क्लियर है। चलो, तो एडवांटेजेस बाद में पढ़ेंगे। आपको भी क्या करना है, पूरा अभी तक के जो पढ़ा वो एक बार जस्ट गो थ्रू करो, कुछ भी डाउट रहा तो तुरंत पूछो, कोई वर्ड का मीनिंग में नहीं समझाऊंगा तो भी आप पूछ सकते हो। ओके, अभी आगे जो दिए
दैट इज गिवन एडवांटेजेस ऑफ डोरमेंट कंपनी, कि अगर आप इनएक्टिव स्टेटस लेते हो कंपनी का तो उसके लिए क्या एडवांटेजेस है वो सारा दिया है। तो वो तो अपने को नेक्स्ट लेक्चर में करना पड़ेगा, अभी अपन नहीं कर पाएंगे रिमेनिंग टाइम में, क्योंकि आपको 10-15 मिनट का ब्रेक भी लगेगा। नेक्स्ट लेक्चर इज एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर है इसलिए। लेकिन इसलिए मैंने अभी चालू किया कुछ चीज़ बताना है कि अभी आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाना है चैप्टर वाइज। तो आप मस्त तो आज से चालू करेंगे शॉर्ट नोट्स बना, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस होनी है आपकी। अब शॉर्ट नोट मस्ट बी शॉर्ट, ऐसा नहीं कि इसका रिप्लिका होना चाहिए, इसका रिप्लिका नहीं होना है। हमको शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाना है जो हमको एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के फटाफट रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो सारा का सारा मैटर नहीं लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे। एक तो हम हेडिंग डाल देंगे डोरमेंट कंपनी। ठीक, अब इसमें इसके यहाँ पे जो कंडीशंस दिए ये लिखना पड़ेगा अपने को। एक तो यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे कौन से सेक्शन में दिया, सेक्शन 450 में लिख दो, विथ कंपनीज बिजनेस रूल्स 2014 ये लिख दो उसमें। फिर उसके कंडीशंस डालो कि भाई कौन सी कंपनी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकती है, ये कंडीशन उसमें ऐड कर दो। ठीक, फिर इसमें एक वर्डिंग है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, इसको छोड़ के बाकी सारे ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन माने जाते हैं, तो ये भी आपके शॉर्ट नोट्स में डाल दो। ठीक, और उसके अलावा ये वाला पार्ट आपके लैंग्वेज में, ऐसा नहीं बोल रहा कि यही लाइंस वर्ड टू वर्ड लिखना है, आप आपके लैंग्वेज में अगर आपको उसको शॉर्ट भी करना होगा लैंग्वेज प्रॉपरली फ्रेम, लेकिन ऐसा लिखना कि वो पूरा कवर हो जाए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वैसे लिखने के पूरे कवर हो जाए। तो ये पैरा को भी डाल देना। तो बहुत कम लिखना पड़ेगा, डोरमेंट कंपनी कौन से कंपनी स्टेटस ले सकती है उसके बारे में कंडीशंस, उसके अलावा सिग्निफिकेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन यानी क्या वो, और ये वाला पार्ट इतना शॉर्ट नोट्स में डाल दो। मैं भी बना के दे सकता हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं, बिकॉज ये भी नोट्स है वो भी नोट्स है। पर आप लिख के बनाओगे तो आपको लिखने के लिए वापस से पढ़ना पड़ेगा, यानी अभी आपने एक तो पहले मैंने पढ़ा है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम आपको भी पढ़ने को टाइम दिया, सेकंड हो गया, थर्ड आप घर पे जाके वापस पढ़ोगे फॉर शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स के लिए लिखोगे 3 पॉइंट्स फोर्थ टाइम। तो एक ही मैटर फोर्थ टाइम पढ़ के होगा आपका, तो क्यों दिमाग पे नहीं रहेगा वो चीज़, डेफिनेटली रहेगा। तो उस तरीके से पढ़ाई करनी है। अब अपना फिलहाल बिगनिंग है, इससे थोड़ा कम टाइम चल रहा, यानी थोड़ा सा कम टाइम, बाद में और क्लासेस बढ़ेंगे, लेक्चर टाइम बढ़ेगा, 2-2 घंटे हो जाएंगे, तो उस केस में ज़्यादा पोर्शन कवर होगा, तो आपका डेली पढ़ाई भी ज़्यादा लगेगा। इससे मैंने आपको कल बोला था कि मिनिमम 6 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी को देना पड़ेगा, बिकॉज अभी तो 2 सब्जेक्ट चले, जब और 2 एडिशन हो जाएंगे JIGL और SBL, तो और आपको पढ़ाई बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको डेली 6 आवर्स मिनिमम तो देना ही है आफ्टर कोचिंग। आफ्टर कोचिंग फिर आपको लगेगा कि नहीं पढ़ाई को टाइम कम हो रहा, तो मेरे को और पढ़ाई का टाइम देना पड़ेगा। अभी समझा क्या आपको कल क्या बोल रहा था मैं। ठीक है, तो आज के आज ही इतने पे शॉर्ट नोट्स बना के रखने, खुद के हाथ से लिख के, खुद के हाथ से लिख के, खाली पढ़ना नहीं है। शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो पढ़ के भी हो जाएगा, बिकॉज शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो इतने पार्ट का शॉर्ट नोट्स रेडी रखना, हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज रोज बनाते जाएंगे। हम मैंने आप लिखते हुए आपके राइटिंग में, और अच्छे तरीके से लिखना, कुछ भी किचड़ मिचड़ नहीं लिखने का, आपको पढ़ते आना चाहिए। और उसको फेंकना नहीं है, ना ही उसके ऊपर चूड़ा खाना, उसको एग्जाम होने तक के रखना है, नहीं रिजल्ट आने तक के, बिकॉज फेल हो गए तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में काम में आएगा ना, अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, है कि नहीं। तो रिजल्ट आने तक के शॉर्ट नोट्स अपने पास ही रखना है, और ये नोट्स भी रखना है, समझे क्या, फेंकना नहीं क्योंकि वही काम में आएगा। अब ऐसे चैप्टर वाइज आप बनाओगे, एक कॉपी लो, कॉपी बनाओ, या पेजेस लो, फिर उसको स्टेपल करते जाना पड़ेगा, तो बेटर है कॉपी ले लो, उसमें सब मेंटेन रहता जाएगा। तो वो कॉपीज प्रॉपरली मेंटेन करना, एग्जाम के पहले उसको रिवाइज करना, पूरा नोट्स रिटर्न में पढ़ने की जरूरत नहीं। तो उससे ऑब्जेक्टिव अपना सॉल्व हो जाएगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएंगी, और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से होंगी। अब आप जब बैठोगे करने को तब समझेंगे कितना टाइम लगता है करके, और धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ेंगी, और ये सारे वर्डिंग्स आपके एक बार लिख के हो जाएंगे, तो ऐसी मास्टरी भी आती है सब्जेक्ट के ऊपर। एक लैंग्वेज, हर एक सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज रहती है, थोड़ा सा वो पर्टिकुलर लैंग्वेज रहती है, वो लैंग्वेज आपको आना चालू हो जाएगा कंपनी लॉ का। तो क्यों अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, समझे क्या। पर ये कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, यानी रोज ये आपको करना है। जो जो उसमें शुरुआत में किया बीच में छोड़ दिया ऐसा नहीं चलेगा, और जब आप अगर कभी कोई कारणवश अपसेंट रहे तो सारा पूरा बैकलॉग आ जाता है फिर, समझे क्या। तो इसलिए अपसेंट ना रहे, डेली पढ़ाई करे जून तक के फिर एग्जाम दे दी, मस्त घूम फिर के आ जाना। एग्जाम का टाइम टेबल आ जाता है, लास्ट पेपर के बाद तुरंत टिकट बना लेने का पहले से ही। तो एक अपने को मोटिवेशन भी रहता है, बस ये करना है और घूमने जाना है, बस ये करना है घूमने जाना है, ऐसा 10-15 दिन घूम के आ जाना। फिर रिजल्ट लग गया, जो भी रहेगा, एक तो आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पीछे फिर से तो जो भी वापस पढ़ाई करना ही है, तो वापस पढ़ाई को लगना पड़ेगा। ऐसा अपने को 3 साल करने का है।
है कि नहीं? तो करना ही पड़ेगा। ठीक, क्लियर? ठीक है, तो आज इतना ही अपन रुकते हैं यहाँ पे। कल बाकी का आगे कंटिन्यू करेंगे विथ सेम शेड्यूल। आज का जो शेड्यूल है वही कल रहेगा। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय सर।